हरिओम मित्रों, नमः संस्कृताय। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप सबके सिलेबस में बहुत सारे विषय हैं। उन विषयों में चाहे आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, चाहे पीजीटी की, चाहे जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, अगर उच्च स्तरीय शिक्षक के चयन के लिए कोई परीक्षा है तो वहां पर ये विषय सिलेबस में ना हो, ऐसा संभव नहीं। आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो पीजीटी की तैयारी में यह विषय आपको साहित्य दर्पण, काव्य प्रकाश दोनों ग्रंथों के हिसाब से पढ़ना है। अगर आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर भी साहित्य दर्पण में भी शब्द शक्तियां बताई गई हैं, काव्य प्रकाश की भी शब्द शक्तियां बताई गई हैं। दोनों के हिसाब से आपको नेट जेआरएफ में भी पढ़ना है। मैं प्रयास करूंगा सरलता से कठिनता की ओर जाने का, है ना। सूची कटाह न्याय से, तो जो सरल है, जो संक्षिप्त है, उस विषय को आपको पहले समझा के फिर विस्तृत विषय को पूरी तरह से समझाऊंगा। पर आप इतना भरोसा रखिएगा, 2 भाग के इस व्याख्यान में पहला भाग मैं केवल काव्य प्रकाश के अनुसार बताऊंगा और साहित्य दर्पण के दृष्टिकोण से उसको कंपेयर करूंगा। दोनों ग्रंथ एक साथ चलेंगे। आपको इस साइड यहां काव्य प्रकाश जी दिखाई पड़ेंगे मेरे नजदीक, क्योंकि मैं काव्य प्रकाश जी मेरे ज्यादा प्रिय हैं। उधर थोड़ी सी दूर मुझसे साहित्य दर्पण जी भी आपको स्क्रीन में दोनों साइड 2 ग्रंथ दिखाई पड़ेंगे। दोनों ग्रंथों में लक्षणा के बारे में क्या कहा गया है ये भी बताऊंगा, और उसके साथ साथ लक्षणा के भेदों के बारे में जो बताया गया है वो संक्षिप्त परिचय बताऊंगा। लक्षणा क्या होती है ये बताऊंगा। बहुत सारे लोग लक्षण में नहीं समझ पाते हैं क्या है, कितने भेद वो तो बाद में समझे, पहले लक्षणा क्या होती है समझे। हंसते हंसते हम समझेंगे, बहुत ज्यादा कठिन नहीं। आप अपने व्यवहार में दिन भर में 50 बार लक्षणा शब्द का शक्ति का प्रयोग करते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग न करता। शब्द की लक्षणा शब्द की एक शक्ति है जो शब्द से एक अद्भुत प्रकार का अर्थ निकाल लाती है। शब्द से, लेखनी शब्द से इस प्रकार का अर्थ निकल आया क्योंकि लेखनी में, शब्द में अभिधा शक्ति है एक, है ना। गंगा शब्द से गंगा तीर अर्थ निकल के आ जाएगा उसमें, क्योंकि एक लक्षणा शक्ति है। कैसे, वो सारी बातें मैं समझाऊंगा, लक्षण के हिसाब से समझाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले आ जाते हैं सामान्य परिचय में, साहित्य दर्पण के हिसाब से, काव्य प्रकाश के हिसाब से, दोनों के हिसाब से देख लीजिए। दोनों के हिसाब से आप लक्षणा का लक्षण देखिए। लक्षणा क्या होती है, लक्षणा का क्या स्वरूप है, लक्षणा किसे कहते हैं, ये आपको समझना है। तो दोनों ग्रंथों में आपको दिखाई पड़ेगा, कोई अंतर नहीं है। देखिए, कंपेयर कर रहा हूं मैं, खाली तुलना कर रहा हूं, फिर तुलना करके एक का कोई समझा दूंगा तो दोनों अपने आप समझ में आ जाएगा। यहां भी है मुख्यार्थ बाधे, यहां भी है मुख्यार्थ बाधे, पूरा क्लियर है। यहां भी है तद युक्ता, उससे युक्त, यहां भी है तद योगे, ठीक। यहां क्या कहा है, ययान्योर्थः प्रतीयते, यहां यया यत्सा का ययासा, ऐसा विग्रह लेते हैं, ययासा, यया अन्योर्थः लक्ष्यते। अन्य अर्थ प्रतीत होता है, अन्य अर्थ लक्षित होता है, बात वही है ना। सा लक्षणा आरोपिता क्रिया, वह लक्षणा है, वह लक्षणा है। और यह लक्षणा आरोपिता क्रिया कहलाती, आरोपित व्यापार कहलाती, ठीक है। इन्होंने कहा, और इन्होंने क्या कहा, क्या कहा है, लक्षणा शक्ति अर्पिता। इन्होंने लक्षणा को अर्पिता शक्ति कही है। ये कौन सी शक्ति है, ये अर्पिता शक्ति कह रहे हैं, ये आरोपिता शक्ति। आरोपिता अर्पिता, इतने शब्द का अंतर है। ये शक्ति आरोपित हो जाती है काव्य प्रकाश के अनुसार और अर्पित हो जाती है साहित्य दर्पण के अनुसार, ठीक है। और अब देखिए, यहां भी इन्होंने रूढ़िवश या प्रयोजनवश, यहां भी इन्होंने कहा था रूढ़ी तो अथ प्रयोजना। पूरी तरह से लक्षण समान है, कोई अंतर थोड़ा सा जो दिख रहा है शब्द की दृष्टि से। संज्ञासु केवलम अयम विदुषाम विवाद, शब्दों में ही केवल विद्वानों का विवाद है। तत्त्वमेव भवतोस्ति न किंचिदन्यत्, वह तत्व कुछ अन्य नहीं है, ठीक। तत्वतः लक्षणा शक्ति आप चाहे वेदांत में देखेंगे, वहां 3 प्रकार की बताई गई, पर है यही, कुछ अलग नहीं है। ये यहां देखेंगे तो उसी 3 को डबल करके 6 बता दिया गया है, वही, अलग नहीं है। साहित्य दर्पणकार के हिसाब से आप पढ़ेंगे तो वो 80 प्रकार बता दिए हैं, वो है उसी 6 के अंतर्गत आ जा सकता है या उसी 3 के अंतर्गत समाहित हो सकता है। 3 के अंतर्गत ही वो सभी 80 लक्षणा
आसक्ति, पर थोड़ा उन्होंने विस्तार किया है खाली दिमागी कसरत करवाने के लिए। तो दिमागी कसरत करने के लिए तैयार रहिएगा। और फिर लक्षणा शक्ति को अब हम एक कोई लक्षण हम समझा देते हैं, फिर उसी के हिसाब से दूसरा भी अपने आप समझ में आ जाएगा, दूसरे के बारे में भी सारांश में बोल देते हैं। चलिए पहला ऊपर है साहित्य दर्पण जी हैं, उन्हीं को बता देते हैं। मुख्यार्थ बाधे। देखिए शब्द कोई भी सुनते हैं हम, यदि उस शब्द से हमें पहले से परिचय है तो उस शब्द का कोई ना कोई अर्थ आपकी बुद्धि में आता है कि नहीं? जो पहले डायरेक्ट सीधे सीधे शब्द को सुनने से अर्थ आता है वही उस शब्द का मुख्य अर्थ है ना? एक एक शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं, पर उस शब्द को सुनने के बाद जो अर्थ आपकी बुद्धि में सबसे पहले लाइट होके आता है वह अर्थ है उस शब्द का मुख्य अर्थ, है ना? जैसे हम कहें ये गाय है, अब गाय शब्द सुनने के बाद आपको गाय शब्द का जो सीधा सीधा अर्थ समझ में आया, 4 पैर वाला, शासना, सींग इत्यादि से युक्त वाला स्वरूप, वह मुख्य अर्थ है गो शब्द का, गाय शब्द का। पर अब मुख्य अर्थ का बाध हो जाता है तभी लक्षणा शक्ति आती है। मुख्य अर्थ आ गया तो फिर कोई जरूरत नहीं। लक्षणा शक्ति का बीज यही है मुख्य अर्थ का बाध। आप ऐसा बहुत सारा, जब मैं इन्हें मान लीजिए इनको कह दिया कि ये गाय है, हमारे सामने बैठे हैं ब्राह्मण जी, इनको हमने कह दिया गाय है, अब आप कहेंगे ये गाय कैसे हो सकते हैं? मुख्य अर्थ का बाध हुआ कि नहीं? जहां भी मुख्य अर्थ का बाध हो जाने पर कुछ दूसरा अर्थ ले लिया जाता है। गाय के समान है, गाय जैसे सीधे हैं, यह अर्थ ले लिया जाता है ना? यह गाय है, इसका हम अर्थ ले लेते हैं ये गाय जैसे सीधे हैं, अर्थ ले सकते हैं ना, और प्रयोग करते हैं हम और आप। ऐसे बहुत सारे प्रयोग करते हैं लौकिक व्यवहार। हम सब अभी लौकिक उदाहरण और दे दें, आप सब ऐसे बहुत सारे प्रयोग करते हैं। पंखे में चलो, पंखे में चलो, गर्मी का सीजन है ना, कूलर में चलो, कूलर में चलते हैं। आप बताइए कूलर में चल पाएंगे आप या पंखे में चलेंगे? मुख्य अर्थ इसका क्या है? पंखे में का तात्पर्य चल पाएंगे आप? मुख्य अर्थ का, उसका मुख्य अर्थ क्या है? कूलर में चलो, कूलर में आप चल पाएंगे क्या? नहीं। मुख्य अर्थ का बाध होता है, कुछ और अर्थ लिया जाता है। क्या अर्थ लिया जाता है? कूलर की हवा में चलो, पंखे की हवा में चलो। यह जो लिया जा रहा है ये उपादान लक्षणा है, इसको अजहत लक्षणा कहा जा सकता है। ठीक है, अभी क्या है उपादान लक्षणा, क्या है अजहत लक्षणा, आगे आप सबको पूरी तरह क्लियर करूंगा। पर आप ऐसे स्वयं प्रयोग करते रहते हैं, बहुत सारे प्रयोग करते हैं, है ना? व्हाट्सएप पे चलो, चलेंगे आप? इंस्टाग्राम पे आते हैं, ऐसे बोलते हैं कि नहीं? आप चल सकते हैं क्या व्हाट्सएप पे? नहीं कर सकते। तो ऐसे आप बहुत सारे प्रयोग दिन में अपनी भाषा में, लोग चलो भोजन पे चलते हैं भोजन पे चलते हैं, पहले भोजन बिछा लीजिएगा, उस पर चलिएगा, है ना? ऐसे बहुत सारे हजारों प्रयोग आप दिन में करते हैं जिसके मुख्य अर्थ का बाध होता है ना? मुख्य अर्थ जो शब्द सा सीधे सीधे निकल के आता है वो मुख्य अर्थ का बाध हो जाता है। ऐसे आपको बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। मैं आप सबसे एक और निवेदन करना चाहूंगा, हो सकता है यदि यह पाठ एक बार में, मैं वैसे प्रयास कर रहा हूं हंसते हंसते समझाने का कि आप सबको हंसते हंसते समझ में आ जाए पूरा विषय, पर यदि एक बार में नहीं समझ में आए तो ऐसा मत समझिएगा कि यह विषय कठिन है। विषय बहुत आसान है। जिस क्षण हो सकता है क्षणादूर्ध्वम अतार्किका हो जाए, क्षण भर के लिए कहीं इधर उधर आपका ध्यान जाए और मैं 1-2 वाक्य बोलूं, 1-2 वाक्य आपके ध्यान से चला जाए तो कुछ विषय हो सकता है ऊपर से भी जा सकता है ना? तो आशा यह करूंगा कि यदि आपको कोई विषय नहीं समझ में आए तो दोबारा उस उतरे विषय को, वीडियो को भगाकर देख ले, समझ में आ जाए, दोबारा देख ले। तो हम चलेंगे मुख्य अर्थ का बाध होने पर तद युक्त, उस मुख्य अर्थ से युक्त, उस मुख्य अर्थ से जुड़ा। भाई हम पंखे पे चलो ऐसा कह रहे हैं, पंखे में चलते हैं ऐसा कह रहे हैं, तो इसका हम अर्थ नदी में चलना नहीं ले पाएंगे, है ना? पंखे की हवा में, उससे कोई जुड़ा हुआ अर्थ लेंगे। पंखे में चलो का हम अर्थ कूलर में चलो अर्थ नहीं ले पाएंगे, पंखे से ही जुड़ा हुआ कोई अर्थ ले पाएंगे।
है ना, उससे ही कोई युक्त। गंगा में घर है, गंगा में घोष है, तो उसका अर्थ हम यमुना में घोष, यमुना के किनारे नहीं ले पाएंगे, उससे ही जुड़ा हुआ गंगा का तट ही अर्थ ले पाएंगे। शास्त्रीय भी चलते रहे साथ साथ में, नहीं लौकिक में ही चलते रह जाएंगे, है ना। अब ये क्या कहेंगे, उदाहरण देंगे, श्वेता धाव कुंता प्रविशंति, श्वेता धावती कुंता प्रविशंति, ये सारे उदाहरण हम देंगे। तो इन सारे उदाहरणों में हम श्वेत जो दौड़ता है, तो अब दौड़ने की क्रिया के कारण प्रसिद्ध है दौड़ने में घोड़ा, इसलिए श्वेत घोड़ा दौड़ता है ऐसा अर्थ ले लेते। नहीं तो सफेद दौड़ता है ऐसा कह दिया जाए तो क्या पर समझेंगे आप, मुख्य अर्थ का बाद होगा। सफेद तो कलर है, कलर कहां से दौड़ेगा, इसमें सफेद कलर है, दौड़ेगा क्या, नहीं, मुख्य अर्थ का बाद होगा। तो कुछ उससे जुड़ा हुआ सफेद घोड़ा लिया जाएगा, लाल घोड़ा नहीं लिया जाएगा अर्थ, उससे जुड़ा हुआ ही कोई अर्थ लिया जाएगा, तदयुक्ता। तो मुख्यार्थ बाधे पूरी तरह से समझ गए, तदयुक्ता उसी तरह समझ गए होंगे। तदयुक्ता उससे युक्त अन्य अर्थ। अब बताइए, पंखे पे चलना और पंखे की हवा में चलना दोनों अर्थ अलग अलग है ना, अलग है, अन्य अर्थ है कि नहीं, अन्य अर्थ जिससे प्रतीत होता है, या जिस शब्द शक्ति से, शब्द तो हमने कहा पंखे में चलो, शब्द तो हमने कहा भोजन पे चलो, पर भोजन पे चलो का अर्थ भोजनालय चलो यह अर्थ लिया जाए, या भोजन करने चलो यही अर्थ होगा, उससे जुड़ा हुआ अर्थ लेगा। भोजन पे चलो का अर्थ भोजनालय चलो हो सकता है क्या, मुख्य अर्थ नहीं। भोजन पे चलो का मुख्य अर्थ भोजन बिछा हुआ है उस पे चलो, है ना, ये होगा। या आप घुन है या कीड़ा है उसको कह दो भोजन पे चलो, वो चल सकता है ना, ऐसा मुख्य अर्थ हो सकता है। पर वो वाला मुख्य अर्थ तो हो ही नहीं सकता कि भोजन करने चलो या भोजनालय चलो, यह अन्य अर्थ ही है। यह अन्य अर्थ प्रतीत हो रहा है, किसके कारण, क्यों प्रतीत हो रहा है, शब्द में ऐसी कोई शक्ति है कि शब्द उस अर्थ को ले आता है। वो जो शक्ति है वही लक्षणा शक्ति है, वो जो शब्द में शक्ति है वही शक्ति है लक्षणा शक्ति। शक्ति है, शक्ति मैं इसलिए बोल रहा हूं, शब्द अलग है, अर्थ अलग है। शब्द है भोजन पे, अर्थ है भोजन करने, पर इस शब्द के द्वारा इस अर्थ को प्रकट करने की शक्ति जो है वो लक्षणा है। ठीक, अर्थ लक्षणा नहीं है, अर्थ है लक्ष्यार्थ। शब्द लक्षणा नहीं है, शब्द है लाक्षणिक, शक्ति है लक्षणा। लाक्षणिक शब्द के द्वारा, लाक्षणिक शब्द से लक्षणा शक्ति के द्वारा लक्ष्य अर्थ का बोध होता है। तो शब्द है लाक्षणिक, शक्ति है लक्षणा, और बोध होता है लक्ष्य अर्थ का। ठीक है, जो अन्य अर्थ है। तो या अन्य अर्थ प्रतीयते, ये इतना भी समझ गए होंगे, जिस शक्ति के द्वारा अन्य अर्थ प्रतीत होता है। समझे है ना, जिस शक्ति के द्वारा अन्य अर्थ प्रतीत होता है वह अन्य अर्थ क्यों प्रतीत हो जाता है, क्यों, उसके पीछे भी दो कारण है, रूढ़ी अथवा प्रयोजन। रूढ़ी अथवा प्रयोजन, रूढ़ी क्या है और प्रयोजन क्या है। रूढ़ी मतलब होता है प्रसिद्धि, रूढ़ी शब्द का अर्थ आप अपने पास लिख सकते हैं प्रसिद्धि। सफेद दौड़ता है, सफेद दौड़ता है, इसका अर्थ सफेद घोड़ा दौड़ता है हम क्यों ले लिए, क्योंकि दौड़ने में घोड़े की प्रसिद्धि है। तो ये रूढ़ी वाली लक्षणा है, ये रूढ़ी का लक्षण है ना। सफेद दौड़ता है, इसका अर्थ हम सफेद घोड़ा दौड़ता है ये क्यों ले रहे हैं, क्योंकि उसमें दौड़ने में प्रसिद्धि घोड़े की है, ये रूढ़ी बस लेते हैं, है ना। कलिंग साहसिक है, कलिंग साहसी है। अब कलिंग साहसी में, कलिंग तो एक जगह का नाम है, उड़ीसा देश का एक प्रांत विशेष है, उड़ीसा राज्य का एक क्षेत्र को कलिंग कहा जाता है, भुवनेश्वर पुरी इत्यादि के आसपास के क्षेत्र को, है ना। तो अब कलिंग
साहसी थोड़े ना, वो जमीन साहसी है क्या? नहीं, मुख्य अर्थ का बाद होगा, मुख्य अर्थ का बाद होगा। अब यहां पर हम कोई अर्थ ले लेंगे दूसरा, कलिंग देश के निवासी साहसिक हैं। ये कलिंग साहसिक का अर्थ थोड़े ना है, ये अन्य अर्थ है, ये लक्ष्य अर्थ है, जो लक्षित होता है वैसा अर्थ है। पर यह लक्ष्यार्थ क्यों निकल के आया? क्योंकि प्रसिद्धि है, प्रसिद्धि है। वहां के लोग बहुत सारे वीर हुए हैं, बहुत सारा क्रांतिकारी कार्य किया, प्रसिद्धि बस वह लक्षण निकल के आ रहा। पर कुंताह प्रविशन्ति, भाले प्रवेश कर रहे हैं। इसमें कौन सा प्रवेश करने में प्रसिद्धि है? भाले की प्रसिद्धि नहीं है, यहां कोई प्रयोजन है। ठीक, रूढ़िवश या प्रयोजनवश, इन दो कारण लक्षणा ली जाती है। रूढ़ी का एक और उदाहरण दे दूं मैं छोटा सा, जब भी लक्षणा पढ़ाता हूं, यष्टया प्रविशन्ति, ये भी प्रयोजन ही है। रूढ़ी कहां है? प्रसिद्धि कहां है? प्रवेश करने में लाठी की कहां प्रसिद्धि? जैसे दौड़ने में घोड़े की प्रसिद्धि, जैसे साहस में उसकी प्रसिद्धि। जैसे देख लीजिए आजकल क्या कहते हैं, ये पीपरपुर, आपने नाम सुना होगा, क्या सुना है? पीपरपुर एक गांव का नाम है। उस गांव में जाके देखेंगे दुइयो पीपर का पेड़ नहीं मिलेगा, और है पीपरपुर, क्योंकि पहले उस जगह पर खूब सारे पीपर थे, इस वजह से उस जगह का नाम पीपरपुर हो गया, प्रसिद्धि हो गई। यही प्रसिद्धि है। लीमड़ी गुजरात में एक नाम है, या बैरिया गांव है, बैर के कारण प्रसिद्धि थी, नीम के कारण प्रसिद्धि थी। अब और फिर उसके बाद और देखेंगे ऐसे गांव, जैसे उदाहरण दे दूं, अयोध्या में हनुमानगढ़ी के आसपास बाग है, इमलिया बाग। हम देखते हैं इमलिया बाग, जगह का नाम इमलिया बाग, नजर बाग, ऐसे सब सारे बाग हैं। अब इमलिया बाग एक क्षेत्र का नाम है, वहां देखते हैं, हम घूमे हैं वहां आसपास 2-3 साल रहे, एक कोई इमली पेड़ नहीं मिले, पर इमलिया बाग है, प्रसिद्धि है ना। तो ऐसे ही हमारे गांव में एक उदाहरण हुआ था, प्रसिद्धि का ही उदाहरण दे देते हैं। एक खंभे पर एक बंदर, जो पालित बंदर था, वो बिजली के खंभे पर चढ़ा, और चढ़ के आज से 12-13 साल पहले, जब मैं कक्षा 4 में पढ़ता था, और ज्यादा साल हो गए, यानी 2004, लगभग 18 साल पहले, वो जल के उस खंभे पे चढ़ा और जल के मर गया। मतलब तुरंत लाइट थी, तुरंत जल के उसका शरीर समाप्त हो गया। अब वो खंभा प्रसिद्ध हो गया, बंदर वाला खंभा, बंदर वाला खंभा प्रसिद्ध हो गया। आज से अब उसके 18 साल हो गए, अभी भी बंदर वाला खंभा कहते हैं। तो गांव वालों, भले ही गांव में हजारों खंभे हैं, लेकिन समझ में आता वही वाला खंभा। यह है रूढ़ी। यहां मुख्य अर्थ दिखाई पड़ रहा है क्या? कहीं बंदर छपा हुआ है उसमें? मुख्य अर्थ का बाद है, फिर भी रूढ़ी बस वही अर्थ प्रतीत होता है, अन्य अर्थ है ना। यही है लक्षणा शक्ति, यही है लक्षणा शक्ति। ठीक है, तो रूढ़िवश यानी प्रसिद्धिवश अथवा किसी प्रयोजनवश। जैसे मैंने कहा कि किसी ने मुझसे पूछा, पांडे जी आप कहां रहते हो? हम कहे एकदम गंगे जी में रहते हैं। आप बताइए, गंगा जी में रहते हैं? गंगा जी के आसपास रहते हैं। तो उसका अर्थ हो जाएगा गंगा जी के आसपास। ये क्यों अर्थ निकला? कहे पांडे जी झूठ बोल रहे हो, गंगा जी में आज मछली, मेढक ये सब रहते हैं, आप कैसे रह सकते हो? है ना। मुख्य अर्थ का तो बाद होगा। मुख्य अर्थ, गंगा शब्द का मुख्य अर्थ क्या है? भगीरथ रथ खाता अवच्छिन्न जल प्रवाह, ये मुख्य अर्थ है गंगा का, कि भगीरथ के रथ से जो खात बना, उससे उसमें रहने वाला जो जल प्रवाह है, या जल प्रवाह, जलधारा गंगा का अर्थ है। अब उस जल प्रवाह में हम कहां से रह पाएंगे? हाँ, तो अब हाँ संगम में है, ऐसे बोलते हैं। कहां हो भैया? हम संगम में हैं। अब संगम में जा पाओगे क्या? यहां मुख्य अर्थ बाध होता है। ऐसे बहुत सारा प्रयोग करते हैं आप स्वयं सोचे। और भाई हम संगम में है, ऐसा कहने का क्या प्रयोजन? कुछ ना कुछ प्रयोजन है। मैंने कहा मैं गंगा में रहता हूं, उसका कुछ ना कुछ प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि यहां आओगे तो गंगा स्नानो भी कर सकते हो। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं जब चाहता हूं तो गंगा जी का स्नान कर सकता हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यहाँ शीतलता है, थोड़ी गंगा जी की हवा मिलती रहती है। मैं ये भी बताना चाहता हूं ये क्षेत्र बहुत पवित्र है। ये प्रयोजन है इतने सारे। मेरा घर गंगा में है, ऐसा क्यों कहा? दारागंज में है, ऐसा क्यों नहीं कहा? कुछ ना कुछ गंगा कहने का प्रयोजन है ना।
वो प्रयोजन यही है, पवित्रता बताना, विशिष्टता बताना, यही प्रयोजन है। तो प्रयोजन वश भी कभी कभी अन्य अर्थ ले लिया जाता है, प्रसिद्धि वश भी कुछ कभी कभी कुछ अन्य अर्थ ले लिया जाता है। प्रयोग करते हैं। ठीक, तो आपकी भाषा में है, आपके प्रयोग में है ऐसा बहुत कुछ, लेकिन आप इसको उस दृष्टि से सोचते नहीं है, इसलिए आप सब को यह कठिन लगता है। ठीक है, अब ये कई तरह की हो सकती है लक्षण। अभी तक आपको कोई कठिनाई लगी? मुख्य अर्थ का बाध होने पर उस मुख्य अर्थ से युक्त जुड़ा हुआ कोई अन्य अर्थ जिस शब्द शक्ति से प्रतीत होता है। फिर से सुनिएगा, मुख्य अर्थ का बाध होने पर उस मुख्य अर्थ से युक्त अन्य अर्थ जिस शक्ति से प्रतीत होता है, असौ वह शक्ति, असौ शक्ति लक्षणा अर्पिता शक्ति, वह लक्षणा और अर्पिता शक्ति, वह अर्पित है, मतलब किसी दूसरे अर्थ पर अर्पित कर देती, अपने आप का समर्पण कर देती, या किसी दूसरे का समर्पण करा देती। अर्पित, वह अर्पिता शक्ति है। यह शक्ति कब आती है? जब अभिधा शक्ति आकर के अपना काम करती है पर गड़बड़ लग जाता है अभिधा शक्ति को, अभिधा शक्ति में एरर आ जाता है ना। कंप्यूटर में भी कुछ काम करते हैं, कोई एरर आ जाता है, तो एरर आता है तो फिर कुछ दूसरा हथकंडा अपनाते हैं। तब ऐसे ही अभिधा शक्ति आई पंखे में, चलो इसका अर्थ बताने के लिए, पर वो एरर हो गया उसका, तब लक्षणा शक्ति आती। ये उस पर अर्पित है कि वो जब काम नहीं कर पाएगी तभी ये आएगी, मुख्य अर्थ का बाध हो जाएगा तभी ये आएगी। ठीक है, तो ये अब यह जो मुख्य अर्थ का बाध होने पर अन्य अर्थ प्रतीत होता है, ये दो कारणों से, रूढ़िवश या प्रयोजनवश। पूरी तरह से क्लियर है? रूढ़े है, प्रयोजनात्मक। अब इसी अर्थ को यहां काव्य प्रकाश जी के अनुसार भी देख लेते हैं भाई। देख लीजिए, मुख्य अर्थ का बाध होने पर उस मुख्य अर्थ के योग में रहने वाला अन्य अर्थ या लक्ष्यते, जिससे लक्षित होता है, वह लक्षणा शक्ति है। उसी को आरोपिता शक्ति भी कहा गया है। और वह जो अन्य अर्थ लक्षित होता है, रूढ़ी से होता है अथवा प्रयोजन से होता है। पूरी तरह बात वही है। तो दोनों के हिसाब से आप लक्षण ध्यान रख सकते हैं। अर्पिता क्रिया किसे कहा गया ये भी जान सकते हैं। आरोपिता क्रिया किसको कहा गया है उसको भी जान सकते हैं। अर्पिता शक्ति, आरोपिता क्रिया। ठीक है, तो दोनों के हिसाब से आपको लक्षण यदि क्लियर है तो फिर अब लक्षणा के स्वरूप पर चलते हैं, इसके भेदों पर चलते हैं। ठीक, देखिए यहां पर यही काव्य प्रकाश के अनुसार ही हमने वही लिखा है, हिंदी अर्थ के साथ भी लिखा है कि जिसको न साफ साफ दिखाई पड़ रहा हो, मतलब पहले उससे अर्थ न समझ में आ रहा हो, वो उसको समझ जाए। मुख्यार्थ बाधे यानी मुख्य अर्थ का बाध हो जाने पर कॉमा लगाया है। तद योगे, या रूढ़ी तो अथ प्रयोजना, तो रूढ़ी से अथवा किसी प्रयोजन से जिसके द्वारा शब्द से अन्य अर्थ लक्षित होता है, वह शब्द शक्ति लक्षणा है। यही आरोपिता शक्ति, आरोपिता शक्ति यानी शांतरार्थनिष्ठो व्यापार, ऐसा मम्मट ने कहा। शांतरार्थनिष्ठो व्यापार, शांतरार्थनिष्ठ व्यापार मतलब अर्थांतर, दूसरे अर्थ में रहने वाला व्यापार, दूसरे अर्थ में समर्पित कर देने वाला व्यापार, अंतरार्थ है ना, वैसा शांतरार्थनिष्ठ व्यापार कहला गया। अब देखिए लक्षणा का हमने चार्ट बनाया है। देखिए काव्य प्रकाश के अनुसार पहले हम, क्योंकि छोटा काम पहले करना चाहिए, छोटा काम जब आपको आसान लगने लगेगा, पहले ही हम आपको बताने लग जाएंगे लक्षणा के 80 प्रकार साहित्य दर्पण जी के विश्वनाथ के अनुसार, फिर मम्मट जी का 6 प्रकार बताएंगे, तो पता नहीं चलेगा कि आप शायद तब तक पक चुके होंगे, है ना। फिर मम्मटो जी नहीं समझ में आएंगे। तो पहले जो छोटा सा काम है मम्मट जी का 6 प्रकार समझाना, ये 6 प्रकार आपको समझा दें, ये 6 प्रकार आपकी बुद्धि में उतर जाए, बाकी साहित्य दर्पण के हिसाब से भी अगले भाग में समझा देंगे, है ना। आपको 2 वीडियो देखना पड़ेगा इसका। तो देखिए शुद्धा गौणी, मुख्यतः साहित्य दर्पण काव्य प्रकाश के अनुसार 2 लक्षणा हुआ, शुद्धा लक्षणा और गौणी लक्षणा। गौणी लक्षणा को अलग छोड़ दीजिएगा। ठीक, गौणी और शुद्धा में क्या अंतर है ये भी मैं बताऊंगा।
आपको ये भी बताऊंगा उपादान क्या होता है, लक्षण क्या होता है, ये भी बताऊंगा। शुद्धा जो लक्षण है उसके दो प्रकार मुख्यतः, अब मैंने चार लिखा है। शुद्धा के 4 प्रकार, गौणी के 2 प्रकार, कुल मिलाकर लक्षणा के कितने प्रकार? ठीक है, पूछा जा सकता है काव्य प्रकाश के अनुसार शुद्धा लक्षणा कितने प्रकार की, तो 4 प्रकार की। काव्य प्रकाश के अनुसार गौणी लक्षणा कितने प्रकार की, तो 2 प्रकार की। ठीक है, ये कुल 6 हुई। अब शुद्धा जो 4 प्रकार है वो कौन कौन सी? शुद्धा के जो 4 प्रकार हैं उसमें से मुख्य 2 होते हैं, उन दोनों के 2-2 भेद, यानी कुल 4 हो जाते हैं, है ना। मुख्य 2 कौन सा है? उपादान और लक्षण। वो उपादान और लक्षण दोनों सारोपा और साध्यवसाना, सारोपा और साध्यवसाना। गौणी भी के भी 2 भेद, सारोपा और साध्यवसाना। अब सारोपा क्या है? सारोपा में आपको आरोप दिखाई पड़ रहा होगा। सारोपा में क्या दिखाई पड़ रहा है? आरोप। साध्यवसान में अध्यवसान, आरोप और अध्यवसान, आरोपाध्यवसानाभ्याम। अभी आगे आएगा वृत्ति में, आरोपाध्यवसानाभ्याम प्रत्येकम ता अपि द्विधा। तो आरोप के साथ रहने के कारण सारोपा, अध्यवसान के साथ रहने के कारण साध्यवसान। ठीक, इसमें साध्य मत पकड़ लेना, ऐसा नहीं कि साध्य क्या होता है, वसान क्या होता है ना। अध्यवसान, अध्यवसाय, अध्यवसाय उसके साथ, अध्यवसानेन सहिता साध्यवसाना, साध्यवसानेन सहिता साध्यवसाना बहुब्रीहि समास है। ठीक है, बहुब्रीहि समास, तेन सहेति तुल्य योगे सूत्र से। ठीक है, अब इसके बाद यहां देखिएगा उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा। क्या होती है उपादान और क्या होती है लक्षण, यही जानना है ना। तो ये, और फिर ये आप जान लीजिएगा, पहले शुद्धा 4 प्रकार, उसमें उपादान लक्षण सारोपा साध्यवसाना, सारोपा साध्यवसाना और गौणी के भी सारोपा साध्यवसाना, कुल मिलाकर 6 प्रकार की लक्षणा सबको साफ साफ दिखाई पड़ रही है, दिखाई पड़ रही है। तो आप फिर आगे चलते हैं, 6 प्रकारों के उदाहरणों को भी आप सबको दिखा देते हैं। ठीक है, यहां आपको मैं पहले देखिएगा, यहां काव्य प्रकाश के अनुसार है, यहां साहित्य दर्पण के अनुसार है। साहित्य दर्पण जी को हम अपने से थोड़ा सा दूर रखे हैं, अभी बाद में समझाएंगे। पहले काव्य प्रकाश जी को थोड़ा सा बड़ा करके आप सबको दिखा के समझा देते हैं, पर दोनों को समझाएंगे। तो काव्य प्रकाश जी थोड़ा सा बड़े हो जाइए और इधर खिसक जाइए। हाँ, क्या आपको देखना है, इधर नहीं चलेंगे ना। चलेगा तो हम उधर चले जाएंगे। तो थोड़ा सा कैमरे से बाहर जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब देखिएगा, काव्य प्रकाश के अनुसार लक्षणा के भेदों को यदि हम देखते हैं, तो काव्य प्रकाश के अनुसार लक्षणा के भेदों में ये हम 2 कलर से इसको रखे हैं। 2 कलर से, कौन से 2 कलर से? 2 लक्षण है, 2 पहले मुख्यतः 2 प्रकार बताया, उपादान और लक्षण। ये शुद्धा के 4 प्रकारों को पहले बता रहे हैं, बाद में गौणी आएगा। ठीक, गौणी के हमने यहां लक्षण नहीं लिखा है, पर ठीक है, फिर भी वो समझा देंगे। यहां गौणी के प्रकारों को तेन लक्षणा तेन षड्विधा ऐसा आगे बताएंगे। ये 6 प्रकार को हमने यहां लिखा भी है, उसका लक्षण भी लिखा है। ठीक है, तो अब ये कहां चले गए? हाँ, स्वसिद्धये पराक्षेपः, यही लक्षणा है। यही लक्षणा का लक्षण है, कौन सी की? उपादान का। आपको दिख रहा होगा स्वसिद्धये पराक्षेपः हमने लाल कलर से लिखा है, उपादान भी लाल कलर से लिखा है। परार्थम स्वसमर्पणम हरा से लिखा है, इसको भी हरा से लिखा है, लक्षण लक्षण है। यानी जिस क्रम में यहां 2 लक्षणाओं का लक्षण लिख रहे हैं और दोनों का नाम भी लिख रहे हैं मम्मट जी, उसी क्रम में स्वसिद्धये पराक्षेपः उपादानम परार्थम स्वसमर्पणम लक्षणम च इति उक्ता शुद्धैव साद्विधा। शुद्धा लक्षणा 2 प्रकार की होती है। ठीक है, अब ये आप श्लोक अगर ये आपको याद है तो आप स्वसिद्धये पराक्षेपः, ये पहला लक्षण किसका है? उपादान का, ये आपको पता चल जाएगा। परार्थम स्वसमर्पण में दूसरा लक्षण किसका है? लक्षण लक्षणा का, ये आपको पता चल जाएगा अगर श्लोक याद है तो। ठीक है, नहीं तो आप उल्टा सीधा कर देंगे, स्वसिद्धये पराक्षेपः ये क्या था? लक्षणा थी कि वो लक्षण लक्षणा की उपादान लक्षण? पर मैं आपको एकदम घटा दूंगा, आप भूलेंगे नहीं।
क्या है उपादान, क्यों इसको उपादान ही कहते हैं, क्यों इसको लक्षण लक्षणा ही कहते हैं, पूरा घट जाए, बुद्धिस्थ हो जाएगा। तो अब देखिए, कभी कभी लक्षणा शक्ति में हम ये करते हैं कि अपनी लक्षणा शक्ति में जो वाक्य बोला गया, जिस वाक्य के मुख्य अर्थ का बाध हुआ, मुख्य अर्थ बाध होगा तभी तो लक्षणा शक्ति आएगी। जिस वाक्य के मुख्य अर्थ का बाध हुआ, वह वाक्य अपनी सिद्धि के लिए, वह वाक्य अपनी सिद्धि के लिए दूसरे अर्थ का आक्षेप कर लेगा, अपनी सिद्धि के लिए दूसरे अर्थ का आक्षेप कर लेगा। स्वसिद्धये पराक्षेपा, यही उपादान लक्षण। और कभी कभी क्या हुआ, जिस अर्थ का मुख्य अर्थ का बाध हुआ है वो अपनी सिद्धि में नहीं पड़ेगा, वो किसी दूसरी अर्थ की सिद्धि के लिए अपने आप का आत्मसमर्पण कर देगा, सरेंडर कर देगा। परार्थम स्वसमर्पण, दूसरे अर्थ के लिए अपने आप का समर्पण कर देगा, वो लक्षण लक्षणा हो जाएगी। मैं उदाहरण से भी स्पष्ट करूंगा। उदाहरण से स्पष्ट ऐसे होगा, जैसे यहां उपादान लक्षणा दिया है, उसका उदाहरण है कुंताः प्रविशन्ति। खाली कुंताः प्रविशन्ति ले लीजिए। कुंताः प्रविशन्ति, आप सोचिए, यहां मैं लिख दूं ऐसे, ऐसे क्या है, लाल कलर से ही लिखूंगा, उपादान लक्षणा को लाल कलर से लेते हैं, ठीक है। कुंताः प्रविशन्ति। अब आप सोचेंगे कि कुंत क्या होता है, जानते हैं? व्हाट इज कुंता, व्हाट इज कुंता। कुछ लोग कुत्ता ना समझ जाएं, कुत्ता तो प्रवेश कर सकता है ना। एक विशेष प्रकार का अस्त्र होता है, शस्त्र की कोटि में भी उसको माना जा सकता है। अस्त्र मतलब जिसको फेंक के मारा जाए वह अस्त्र है, शस्त्र मतलब जिसको हाथ में रह के लड़ा जाए वो शस्त्र है ना। तो ये इस प्रकार का उपकरण है, युद्ध का हथियार है, जिसको अस्त्र की कोटि में भी रखा जा सकता है, शस्त्र की कोटि में भी रखा जा सकता है, क्योंकि फेंक के भी मारा जाता था, हथवों से लड़के जाता था। भाला, जिसको भाला कहते हैं, ये कैसा होता है, बंगाली लोग कुछ भाला दूसरा समझ जाएंगे, ऐसा होता है, ऐसे आगे थोड़ा सा तीर जैसा होता है ना, भाला। बंगाली लोग को भाला कुछ दूसरा ही होता है ना। तो अब ये देखिएगा, भाला मतलब होता है, आप शायद देखे होंगे कहीं, सीरियल वीरियल भी देखा होगा आपने फिल्मों का, तो गेट पे दो लोग खड़े रहते हैं, गेट पे दो खड़े रहते हैं ना, द्वारिक, द्वारपाल, वह ऐसे ऐसे लेके खड़े रहते हैं, एक इस तरफ से करके रखता है ना। यहाँ एक ऐसे आदमी खड़ा है, ठीक है, ऐसे मान लीजिए ये पुतला है, कोई खड़ा है, यहाँ इधर से खड़ा है एक आदमी, ठीक है, और इन दोनों ने अपने हाथ में जो पकड़ के रखा है वो ऐसे, इसने ऐसे गुणे का चिन्ह बना के रखा है, ये जो इन दोनों के हाथ में वो ये भाला, ठीक है। ऐसे आपने देखा होगा, गेट पे देखा है, जल्दी जल्दी में बनाया है, हम उतने कलाकार नहीं है, वो खाली आपको भाव समझाना है। कुंता, हाँ, रामायण या महाभारत और कोई सीरियल देखा होगा, तो गेट पे दो लोग रखते हैं ऐसे लेके, हाँ, वही है कुंता। अब कुंताः प्रविशन्ति, यह एक वाक्य हुआ। आप सोचिए कि ये कुंताः मतलब बहुत सारे भाले प्रवेश कर पाएंगे क्या, खुद ही प्रवेश करेंगे? मुख्य अर्थ का बात हुआ कि नहीं? मुख्य अर्थ का बात हुआ, कुंता यानी भाले प्रवेश कर रहे हैं, तो भाले प्रवेश कर नहीं पाएंगे क्योंकि वो तो निर्जीव है। इसलिए मुख्य अर्थ का बाध हो, और यदि मुख्य अर्थ अपनी सिद्धि के लिए दूसरा कोई, जो इस वाक्य में अर्थ नहीं कहा गया है, ऐसा दूसरा कोई अर्थ आक्षेप कर ले और अपने आप को भी बचा के रखे, वह उपादान लक्षण। चले, इसी प्रसंग पे मैं इनको भी, उपादान लक्षणा का जो लक्षण इन्होंने बताया मम्मट जी, विश्वनाथ जी ने, इनको भी दिखा देते हैं, है ना। इन्होंने क्या कहा है मुख्यार्थ के लिए? मुख्यार्थस्य, मुख्यार्थ जो है ना, वह इतर का आक्षेप कर लेता है। वह क्या कह रहे हैं यहां, क्या कहे? पराक्षेप, ये इतर आक्षेप कह रहे हैं, है ना, अन्य का आक्षेप कर लेता है। पर इन्होंने जो कहा है शॉर्ट में कहा है, काव्य प्रकाश बहुत शॉर्ट में, बहुत संक्षिप्त में पूरा बात कहता है, ये थोड़ा उसी को और स्पष्ट करके विस्तृत कह रहे हैं। तो इसलिए ये भी समझने में आपके उपकारी होंगे, बहुत उपकारी होंगे, है ना। तो मुख्य अर्थ
अगर अपनी सिद्धि के लिए इतर यानी पर अर्थ का आक्षेप कर ले, किस लिए? वाक्यार्थ में अपने अन्वय की सिद्धि के लिए। ठीक। वाक्यार्थे अन्वय सिद्ध है ये कह रहे हैं, उन्होंने खाली कहा था स्वसिद्ध स्वसिद्ध है ना? बात एक जैसी ही है ना? अन्वय सिद्ध वाक्यार्थ में अन्वय की सिद्धि के लिए वो उन्होंने कहा खुद की सिद्धि के लिए, क्योंकि कुंता प्रविशंति, कुंत तो निर्जीव है, हाँ प्रवेश क्रिया के साथ उसका अन्वय ही नहीं हो पाएगा, है ना? कुंत तो निर्जीव है, प्रवेश क्रिया के साथ उसका अन्वय हो ही नहीं पाएगा। जी तो वाक्यार्थ में अन्वय की सिद्धि के लिए मुख्यार्थ यदि इतर अर्थ का आक्षेप कर लेता है और उसके साथ साथ आत्मनोपि उपादानात् अपने आप के अर्थ को भी बचा कर रखता है, ऐसा उपादान लक्षणा, यही उपादान लक्षण है। यानी ध्यान दीजिएगा, जब मुख्यार्थ बाध हो वह मुख्यार्थ किसी दूसरे अर्थ को भी बुला लाए, भाई इधर आओ हम डूबे जा रहे हैं, आओ बचाओ हमें, बचा दूसरा कोई अर्थ आए उसे बचा ले, हाँ उस अर्थ को सिद्ध कर जाए, कर जाए वहां पर उपादान लक्षण है। अपने आप का भी उपादान यानी ग्रहण करता है और दूसरे अर्थ का भी ग्रहण कर लेता है, इसलिए यह उपादान लक्षण है। उपादान मतलब ग्रहण करना, लेना, लेने वाली लक्षणा है उपादान लक्षणा, समीप जाकर उपाय है ना? लेने वाली लक्षणा ये ले लेती। तो कुंताः प्रविशन्ति जो हम उदाहरण देख रहे थे, कौन सा उदाहरण देख रहे थे? कुंताः प्रविशन्ति। यहां आप समझने वाला क्लास है, इसलिए हो सकता है थोड़ा लंबा खिंच जाए, पर पूरी बात समझाना मेरा उद्देश्य है। बहुत जरूरी है कुंताः प्रविशन्ति यह जो उदाहरण आप देख रहे हैं, जी इस उदाहरण में आप समझेंगे कुंत प्रवेश नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, अन्वय नहीं है इस वाक्यार्थ में। तो वाक्यार्थ में अन्वय की सिद्धि के लिए मुख्यार्थ क्या करेगा? इतर अर्थ का आक्षेप कर लेगा। तो क्या? कुंत धारण करने वाले पुरुष, पुरुष यहाँ पुरुष कुंत शब्द का ये अर्थ कुंत धारण करने वाले पुरुष प्रवेश कर रहे हैं। कुंतधारी, कुंतधारी कुंत शब्द का अर्थ हो जाएगा कुंतधारी पुरुष, है ना? कुंतधारी पुरुष प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है। अब कुंतधारी पुरुष प्रवेश कर रहे हैं, उसमें कुंत भी तो है, प्रवेश कर रहा है, कुंत भी प्रवेश कर रहे हैं, पुरुष भी, यानी कुंत अर्थ छोड़ा नहीं गया, बिना छोड़े कोई और अर्थ ले लेना, यही उपादान लक्षण है। और सारे उपादान लक्षणा के जितने भी उदाहरण है सभी में वो आपको इसी समय बता देता। सफेद दौड़ता है, श्वेता धावती या शोणः धावती, सफेद दौड़ता है। यहां पर इसको ये कुंता प्रविशन्ति हुआ, उसी तरह श्वेता धावती, उसको आप देखेंगे उस जगह पर तो क्या पता चल रहा है? सफेद तो दौड़ नहीं सकता, मुख्य अर्थ का बाध हुआ, बाद हो गया मुख्य अर्थ का तो उसमें जो प्रसिद्धि है, यहां तो प्रयोजन है, कुंता प्रविशन्ति में प्रयोजन है, पर रूढ़ी रूढ़ी रूढ़ वहां पर क्या है? प्रसिद्धि है। श्वेता धावती, धावन क्रिया में प्रसिद्धि है सिद्धि है घोड़े की, तो घोड़े की प्रसिद्धि है, इसलिए श्वेता का श्वेता अश्व धावती ले लिया, है ना? तो मुख्य अर्थ इतर अर्थ अश्व का जो उस वाक्य में नहीं कहा गया है, कुंता प्रविशन्ति में पुरुष नहीं कहा गया, इतर अर्थ है ना? ऐसे इतर अर्थ का आक्षेप कर लिया, ठीक। मुख्यार्थ ने इतर अर्थ का आक्षेप कर लिया अपने अन्वय की सिद्धि के लिए, अन्वय की सिद्धि। हो जाएगा। हाँ, और अपने आप को भी लेके रखा, आत्मनः अपि उपादानात्, हाँ, सफेद थोड़े ना छोड़ा, नहीं सफेद घोड़ा दौड़ता है ऐसा अर्थ रहा, पर मतलब सफेदो भी है, सफेद छूटा नहीं, है ना? और कुंता प्रविशन्ति में कुंतधारी पुरुष प्रवेश कर रहे हैं, कुंत भी तो प्रवेश कर रहा है, कुंत भी नहीं छूटा है ना? तो ऐसे ही जो उदाहरण रहेंगे वो सारे उदाहरण उपादान लक्षणा के रहेंगे, उपादान लक्षणा के हैं, ठीक है। अच्छा, लक्षण लक्षणा से उपादान लक्षणा का अंतर समझा देते हैं। लक्षण लक्षणा क्या होती है? उदाहरण जैसे हम लक्षण लक्षणा का दे दें, गंगायाम घोषा, ठीक। लक्षण लक्षणा का उदाहरण है गंगायाम घोषा। तो अब देखिए इसका अर्थ आप देखेंगे तो इसका एग्जाम्पल यदि आप समझेंगे तो गंगा में घोष, घोष का तात्पर्य घोषा, आभीर,
आभीर मतलब अहीरों की जो बस्ती होती है उसको घोष कहा जाता है। ठीक, हाँ, अहीरों की बस्ती को घोष कहा गया है। अब गंगा में अहीरों की बस्ती है ऐसा कहें तो हो सकता है क्या? गंगा में सही, गंगा में तो नहीं हो सकता ना, अगल बगल तट। यानी मुख्य अर्थ का तो बाद होगा ही ना, हाँ, मुख्य अर्थ का बाद हुआ। तो यह जो इससे युक्त कोई और अर्थ लिया जाएगा, कौन सा अर्थ लिया जाएगा? गंगा के तट पर घोष, गंगा के तट में। गंगा के तट पे। अब बताइए गंगा का तट गंगा है? नहीं नहीं, नहीं है ना। तो गंगा के तट पर जब झोपड़ियां आ गई उनकी, यानी गंगा में नहीं रह गई ना, बाहर गंगा में नहीं रह गई ना। नहीं जाके। तो गंगायाम घोषा में गंगा शब्द अपने अर्थ को पूरी तरह से छोड़ देता है और तट अर्थ पर आरोपित हो जाता है ना। अंतर समझिएगा, कुंता प्रविशंति में कुंत अपने अर्थ को छोड़ता नहीं है, छोड़े बिना पुरुष को ले आता है। जी, श्वेता धावती में श्वेत अपने अर्थ को छोड़ता नहीं है, छोड़े बिना ही अश्व को ले आता है। हाँ, पर गंगायाम घोषा गंगा शब्द अपने अर्थ को छोड़ देता है और तट अर्थ पर रूढ़ हो जाता है। परार्थम स्वसमर्पणम, पर अर्थ में अपने आप का समर्पण कर दिया गंगायाम घोषा में। यहां भी आप देखिए, अर्पणम स्वस्य वाक्यार्थे, अपने आप का गंगायाम ने गंगा शब्द का अर्पण कर दिया। किसको अर्पण कर दिया? परस्य अन्वय सिद्धि, दूसरे के अन्वय की सिद्धि के लिए। गंगा तट में घोष, ऐसे अन्वय की सिद्धि के लिए दूसरे को अपने अर्थ का समर्पण कर दिया है ना। हाँ, उपलक्षण हेतुत्वात् ऐसा लक्षण लक्षणा, यह लक्षण लक्षणा क्यों है? क्योंकि यह उपलक्षण हेतु है। यह यहां गंगा शब्द गंगा के तट का उपलक्षण बन जाएगा। गंगा शब्द गंगा के तट का उपलक्षण बन जाएगा, इसलिए यह लक्षण लक्षणा है। अब आपको बता दें, इसी दोनों लक्षणा को, उपादान लक्षणा को और लक्षण लक्षणा को, वेदांत शास्त्र में जहत लक्षणा और अजहत लक्षणा कहा गया है। अब आप कहेंगे ये पांडे जी कुछ दूसरा खतरनाक शब्द ले आए, जहत अजहत, यह भी हाहाकार मचाएगा। ऐसा खतरनाक शब्द नहीं है। जहत लक्षणा और अजहत लक्षणा कोई खतरनाक शब्द नहीं, बहुत सिंपल है। जहत में क्या है? एक धातु है, हा धातु। हाँ धातु, हा धातु का अर्थ होता है त्याग करना। क्या करना? ठीक, हाँ, इस हा धातु से सत्री प्रत्यय लगाएंगे तो बनता है जहत। तो जैसे पठ धातु का होता है पढ़ना, पठ धातु से सत्री प्रत्यय लगाते हैं, पठत बनता है ना। पठत मूलतः प्रातिपदिक पठक बनता है। तो पठत का मतलब क्या होता है? पढ़ता हुआ, है ना। पठन गच्छति, पढ़ता हुआ जाता है। तो वैसे ही जात का क्या तात्पर्य होगा? छोड़ता हुआ या छोड़ती हुई। ऐसी लक्षणा जो छोड़ती हुई है वह जात लक्षणा। ऐसी लक्षणा जो छोड़ती नहीं है वह अजहत लक्षणा। हाँ, ना- अब श्वेता धावती में ने श्वेता धावती, यह श्वेत क्या अपने अर्थ को छोड़ता है? पकड़ के रखता है और दूसरों को भी ले आता है। यही आजाद। ये अपने अर्थ को जहत मतलब छोड़ा नहीं, जी, इसलिए अजहत लक्षण है। गंगायाम घोषा, गंगा शब्द ने अपने अर्थ को छोड़ दिया, तट पर चला गया, इसलिए वो जहत लक्षण है। जो छोड़ने वाली लक्षणा वो जहत लक्षणा, जो नहीं छोड़ने वाली लक्षणा वो अजहत लक्षण। दोनों समझा दिए, जाता जाता। यही प्रसंग बस मैंने दोनों समझा दिया कि कंफ्यूजन नाम का भूत खत्म रहे। खत्म रहे। कंफ्यूजन नाम का भूत, भाई देख लीजिए, वो किसी दूसरे प्रसंग से कह रहे हैं, बात एक है, वो कह रहे हैं छोड़ने वाली लक्षणा, नहीं छोड़ने वाली लक्षणा, और जहाद अजहत मतलब कुछ अंश छोड़ती कुछ अंश नहीं छोड़ती, ऐसी जहाद अजहत लक्षणा है ना। तो वो तीसरा प्रकार हो जाता है। ये क्या कह देते हैं? उपादान लक्षणा, मतलब ले लेने वाली लक्षणा। ये कह रहे हैं ना छोड़ने वाली, ये कह दे रहे हैं ले लेने वाली। बात एक है, नहीं छोड़ती कुछ दूसरे अर्थ को ले लेती है, और उन्होंने क्या कहा है? छोड़ने वाली लक्षणा, यानी अपने अर्थ को, मुख्य अर्थ को छोड़ दिया, छोड़ देती है, यानी किसी दूसरे अर्थ पर समर्पित हो जाती, यानी उपलक्षित हो जाती किसी दूसरे अर्थ का। तो इसलिए उपलक्षण हेतुत्वात् इसको लक्षण लक्षणा इन्होंने कह दिया। तो जो जहत लक्षणा है वही लक्षण लक्षणा है, जो अजहत लक्षणा है वही उपादान लक्षणा है। ये बात समझ गए? अब यहां पर फिर से आ जाते हैं, देख लीजिए, ये बात हो गई
अपन अर्पणम सस्य वाक्यार्थे परस्य अन्वय सिद्धये उपलक्षण हेतुत्वात् ऐसा लक्षण लक्षणा। ये लक्षण लक्षणा भी समझ गए होंगे, उपादान लक्षणा भी 2 लाइन में समझ गए होंगे। अब यहां इनके हिसाब से समझते हैं। स्वसिद्धये पराक्षेप, अपनी सिद्धि के लिए पर अर्थ का आक्षेप जहां हो जाता है वहां उपादान लक्षणा। ठीक है, पर अर्थ के लिए अपने आप का पूरी तरह समर्पण हो जाता है, जैसे गंगायाम घोषा ने किया, वो लक्षण लक्षणा हो गई। इस तरह शुद्धा लक्षणा 2 प्रकार की हो गई। ठीक। अब यही शुद्धा लक्षणा और लक्षण लक्षणा, हाँ। सॉरी उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा, ये जो 2 प्रकार हुई, ये दोनों प्रकार 2-2 प्रकार के होते हैं, यानी कुल मिलाकर 4 हो गए। 2 गुणे 2 करके अभी 4 हो जाता है। सारोपान्यातु यत्रोक्तौ विषये विषयस्तथा विषय्यन्तः कृतेन्यस्मिन् सा स्यात् साध्यवसानिका। यहां देखिएगा 2 चीजें, आरोप के साथ जो है वह सारोपा, अध्यवसान के साथ मतलब एक में ही अवसान हो जाए, एक में ही अवसान हो जाए, वो अध्यवसान के साथ जो है वो साध्यवसान है। अब कैसे पहचाने? उपादान लक्षणा के 2-2 प्रकार हुए, उपादान लक्षणा के ही 2-2 प्रकार हो गए, सारूपा उपादान लक्षणा, साध्यवसाना उपादान लक्षणा। हम उपादान तो किसी तरह पकड़ लेंगे कि भाई अपने अर्थ को नहीं छोड़ रहा है, किसी तरह पकड़ लेंगे कि भाई अपने अर्थ को नहीं छोड़ रहा है इसलिए उपादान है, दूसरे अर्थ को ले रहा है इसलिए उपादान है, हाँ इसे पकड़ लेंगे। पर अब कौन सा वाला सारूपा है, कौन सा वाला साध्यवसाना है, ये कैसे पहचाने? बहुत सिंपल है। सारोपा वहां होती है जहां पर उक्तऊ, दोनों उक्त हुआ है, उक्तऊ द्विवचन है, 2 चीजें उक्त हो। क्या 2 चीजें उक्त हो? विषयी उक्त हो और विषय उक्त हो। विषयी और विषय दोनों जहां पर उक्त हो, यत्र उक्तऊ विषयी विषयस्तथा, विषयी और विषय ये दोनों जहां पर उक्त होते हैं वहां सारोपा। और जहां पर विषयी ने अन्यस्मिन अंतः कृते, विषयी ने अन्य को यानी विषय को अंदर कर लिया, अंतर्भूत कर लिया, निगल लिया, केवल एक ही चीज कहा गया, वह साध्यवसानिका। जहां दोनों बातें कही जाएं वहां सारोपा, जहां दोनों ना कही जाएं एक ही कही जाए वह साध्यवसाना। मैं दोनों उदाहरण आपको दिखा देता हूं यहां थोड़ा सा जूम करके। यहां देखिए, केवल यहां देख लीजिए, सारोपा कहां होती है? जहां विषय और विषयी दोनों कहा गया, जहां विषयी और विषय दोनों कहा गया। कुंता पुरुषा प्रविशन्ति, 2 चीज कहा गया, कुंता भी कहा गया, पुरुषा भी कहा गया, पर फिर भी मुख्य अर्थ का बाद होगा। कुंता पुरुषा प्रविशन्ति का कुंत और पुरुष प्रवेश करते हैं, तो यहां कुंत धारी ऐसा अर्थ लेना पड़ेगा, धारण मुख्य अर्थ लाना पड़ेगा ना, हमें धारण करने वाले यह अर्थ लेके आना पड़ेगा। लेकिन ना तो कुंत छूट रहा है ना तो पुरुष छूट रहा है, पर धारण करने वाला अर्थ आ रहा है, उपादान हो रहा है, ग्रहण हो रहा है। इसलिए यहां जो है उपादान लक्षणा तो है, पर उपादान लक्षणा का कौन सा वाला प्रकार है? एक विषयी और विषय दोनों कहा गया है, दोनों कहा गया है। जहां दोनों हो वहां सारोपा, जहां दोनों में से कोई एक ही हो, एक ने दूसरे को निगल लिया हो, कुंता ने कुंतधारी पुरुष को निगल लिया, पुरुष को स्वयं निगल लिया, केवल कुंता प्रविशन्ति कह दिया गया। अन्यस्मिन विषयिणा अंतः कृते, विषयी ने दूसरे को यानी विषय को अंतर्निगीर्ण कर लिया, निगल लिया, खत्म कर लिया, एक ही कर दिया, वहां साध्यवसानिका होती है। तो केवल कुंता प्रविशन्ति और कुंता पुरुषा प्रविशन्ति में अंतर आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा, है ना। कुंता पुरुषा प्रविशन्ति में कुंता और पुरुषा दोनों कहा गया, विषयी और विषय। कुंता प्रविशन्ति में केवल विषय कहा गया, विषयी नहीं कहा गया। इस कुंत रूपी विषय को धारण करने वाला पुरुष रूपी विषयी नहीं कहा गया, केवल एक चीज कहा जाए वहां साध्यवसान, अध्यवसान हो गया, अध्यवसाय हो गया, समाप्त हो गया, है ना। पर जहां पर दोनों कह दिया गया वहां आरोप है, आरोप है ना, तो वो सारोपा होगी।
ठीक है, तो आप उपादान लक्षणा के दोनों भेदों को क्लियर समझ जाएंगे, पूरी तरह से समझ जाएंगे ना। अब फिर इसके बाद आगे चलते हैं। यहां भी देख लीजिए, सारोपा और साध्यवसाना को लेते हैं। लक्षण लक्षणा में भी सारोपा और साध्यवसाना। सारोपा जहां रहेगी वहां दोनों चीज है, आयु भी है और घृतम भी है, दो चीज है ना, विषयी और विषय, विषयी और विषय। आयु और घृतम कहा गया, घी आयु है, कैसे पता चलेगा? घी थोड़े ना आयु है, मुख्य अर्थ का बाद होगा कि नहीं? बात हो रहा है लेकिन आयु और घृतम, आयु घी है, मुख्य अर्थ का बाद होगा। मुख्य अर्थ का बाद होने पर हम कुछ और अर्थ लेकर आएंगे। कौन सा अर्थ लेके आएंगे? आयु जो है ना, वह आयु जो है वह अपने मुख्य अर्थ को छोड़ देगा, है ना। घी जो है वह आयु अपने मुख्य अर्थ को छोड़ करके आयु वृद्धि करने वाला इस अर्थ में चला जाएगा, है ना। आयु वृद्धि करने वाला घी है, आयु वर्धक है ना, ऐसे अर्थ में चला जाएगा। तो आयु वर्धक थोड़े ना आयु होता है, जैसे गंगा तट गट गंगा नहीं होता, वैसे आयु वर्धक आयु नहीं होता, है ना। तो आयु शब्द आयु वर्धक में अर्थ में चला गया, मुख्य अर्थ अपने आप को छोड़कर किसी दूसरे अर्थ में चला गया, है ना। परार्थम स्वसमर्पणम हो गया, पर आयु भी कहा गया है, घृत भी कहा गया है, दोनों कहा जाने के कारण सारोपा। और अगर केवल आयु एव इदम, केवल आयु कहा गया, ये आयु ही है, और कुछ नहीं है, ये आयु ही है। तो अब बताइए, यहां पर भी मुख्य अर्थ का बाद है, यह आयु ही है। घी को देख रहे हैं, कह रहे हैं ये आयु ही है, घी है, घी को देख के ये तो आयु ही है, मुख्य अर्थ का बाद होगा ना। पर यहां पर दोनों बातें नहीं कही गई हैं, केवल आयु कहा गया है, इसलिए साध्यवसाना है। लौकिक में भी होता है ना, होता ही बिल्कुल। तो ये जहां पर केवल एक ही बात है वो साध्यवसाना, जहां पर आयु घृतम दोनों है वो सारूपा। आसानी से पहचानेंगे, ये दोनों अपने मुख्य अर्थ को छोड़ करके अन्य अर्थ पर जा रहे हैं, इसलिए जहत लक्षणा यानी लक्षण लक्षणा है। ठीक, अब इसके बाद इस तरह से हमने 4 लक्षणा के प्रकारों को देखा। केवल 2 प्रकार और बचे हैं गौणी वाले। शुद्धा के 4 प्रकार हो गए, लक्षण लक्षणा के। शुद्धा के 4 प्रकार यानी लक्षण लक्षणा के 2 प्रकार, उपादान लक्षणा के 2 प्रकार हो गए। गौणी क्या है? एक श्लोक आपको साहित्य दर्पण में ही मिलेगा, यहां नहीं मिलेगा। सादृश्येतर संबंधा शुद्धास्ता शकला अपि सादृश्यात्तु मता गौण्यस्तेन षोडश भेदिता, ऐसा करके 16 भेद बताते समय उन्होंने बताया। सादृश्येतर संबंधा शुद्धा, कब शुद्धा लक्षणा होती है, कब गौणी लक्षणा होती है, ये आप कैसे ध्यान रखेंगे? साहित्य दर्पण में कब शुद्धा होती है, कब गौणी होती है, कैसे पहचाने, उसका एक ही तरीका। वैसे परीक्षा की दृष्टि से आप देखना चाहें तो इन्होंने गौणी लक्षणा 2 प्रकार की, सारोपा गौणी, साध्यवसाना गौणी। सारोपा गौणी, साध्यवसाना गौणी, दोनों जगह गौणी है और दोनों जगह उदाहरण में गौ है। गौणी में भी गौ, गौरवाहिका में गौ, गौणी में भी गौ, यहां भी गौ। गौ से, गौणी के गौ से उदाहरण के गौ को पकड़ सकते हैं, है ना। यह नहीं गौ वाला वो गौ का उदाहरण है, गौणी वाले का उदाहरण है। इस तरह से भी परीक्षा की दृष्टि से आप ध्यान रख सकते हैं, है ना। यहां गौरयम में आप देखेंगे गौ अयम, यह गाय है, इतना केवल गाय कहा गया है ना। पर यहां क्या कहेगा? गौ वाहिका, दोनों कहा गया। दोनों जहां कहा जाए वो सारोपा, केवल एक कहा जाए वो साध्यवसाना। तो कौन सा साध्यवसाना गौणी का उदाहरण है, कौन सा सारोपा गौणी का उदाहरण, ये आप आसानी से पहचान जाएंगे, है ना। दोनों कहा जाए है गौ वाहिका, और तो ये सारोपा हो गई। केवल गौ अयम इतना कह दिया गया तो वाहिक नहीं कहा गया, तो वह साध्यवसाना। ठीक है, पर अब कैसे, ये तो सिंपल बात होगी परीक्षा की दृष्टि से। गौ देख के गौरयम गौणी लक्षणा, गौरयम केवल गौ कहा गया यानी साध्यवसाना गौणी है। गौरवाहिका, गौरवाहिक
दोनों कहा गया, यानी सारोपा गौणी है, आप पकड़ लेंगे परीक्षा की दृष्टि से, लेकिन फिर भी सिद्धांतिक बात जान रखें, सादृश्येतर संबंधा शुद्धास्ता शकला अपि सादृश्यात्मता गौण्य। कहीं भी लक्षणा अगर सादृश्य संबंध से लिया जाए, ये गौ है, मान लीजिए यहां कई लोग बैठे हैं, हम एक व्यक्ति को कह दें ये गौ है, हमको भी कुछ लोग बोलते थे ये गौ है ना। या फिर आपको, आप सब शादियों में देखते होंगे, जब लड़की के पिताजी शादी करने जाते हैं अपने लड़की की, कहते हैं अरे हमारी लड़की तो एकदम गाय है ना, कहते ना हमारी लड़की एकदम से गाय है। इसका मतलब क्या है, लड़की थोड़े ना गाय है, कोई गाय से थोड़े ना शादी गाय की तरह, कोई गाय से शादी थोड़े ना करेगा, है ना, लड़की गाय है ऐसा कह दिए। पर अब वो गाय शब्द का क्या अर्थ लिया जाएगा, ये गाय की तरह सीधी है, तरह सीधी है। मुख्य अर्थ का बाद होगा और उससे संबद्ध कोई अर्थ ले लिया जाएगा। फिर बाद में जब शादी के बाद होगा कि क्या हुआ, तो कहेंगे मरकही गाय है ऐसा हो जाता है कभी कभी प्रसंग, बस वो थोड़ा बीच बीच में हंसना भी चाहिए जिससे विषय ज्यादा याद रहे, है ना। तो अब ये समझ लेते, कह देते भाई ये आदमी गाय है, क्यों कह रहे हैं, ये गाय की तरह, ये गाय की तरह सीधा है, ये गाय की तरह सीधा है, गौ अयम, बहुत सीधा है। वाहिक मतलब वहन करने वाला, जो वहन कर रहा है, जो ढो रहा है, वो गाय की तरह है। कोई वहन करने वाला कोई होगा व्यक्ति, उसको गौ कह दिया गया, है ना। वो गाय की तरह सीधा है, मतलब जैसे भी गाय भी कुछ कुछ भी ढो ले जाती है, वैसे भी कुछ भी ढो ले जाता, कोई दिक्कत नहीं होती, इसको सीधा साधा है। तो यहां कौन सा संबंध है, सादृश्य संबंध, सादृश्य संबंध है ना। जहां भी हमें लक्षणा सादृश्य संबंध से लेनी पड़े वहां गौणी लक्षणा है, सादृश्यात्मता गौण्य। सादृश्य संबंध से जहां लक्षणा लेनी पड़े वहां गौणी लक्षणा है। पूरी तरह से क्लियर है। तो यहां गौरवयम, गौरयम यह गाय है, यानी गाय जैसा है, गाय के सदृश है, गाय के समान है, सादृश्य संबंध से लिया जा रहा है, इसलिए गौणी है। गौरवाहिका, यह वाहिक गाय है, यह वाहिक गाय है, ऐसा कहा गया। तो वाहिक को गाय से संबद्ध किया गया सादृश्य संबंध से, गाय के सदृश है, गाय के समान है। अर्थ ले रहे हैं ना दोनों अर्थ। तो अब सादृश्य संबंध से जहां रहेगा वहां गौणी, सादृश्य से इतर कोई दूसरा कोई भी संबंध हो, गंगायाम घोषा में गंगा के समीप घोष है, सामीप्य संबंध ले रहे हैं। कुंतधारी पुरुष, वहां क्या होता है, वो स्वस्वामी भाव संबंध, ऐसा ले लीजिए, कुंत उनका है, वो पुरुष उनके, है ना। और अलग अलग चाहे जो संबंध होगा वहां शुद्धा लक्षणा है। सादृश्य संबंध से आता है वहां गौणी लक्षणा। अब आप कहेंगे कोई दूसरा संबंध पे शुद्ध काहे कह दे रहे हैं, सादृश्य संबंध पे गौणी क्यों कह दे रहे हैं। सादृश्य संबंध गौणी है, वहां अर्थ वह जल्दी से आसानी से निकल आता है। सादृश्य संबंध गाय है, मतलब गाय जैसा सीधा, आसानी से निकल आता है, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण लक्षणा नहीं, वो गौणी लक्षणा है। पर जहां थोड़ा सा दिमाग लगाने पे अर्थवा आता हो वो शुद्ध लक्षणा है, ठीक है। तो इस तरह से हमने मम्मट के छहों लक्षणाओं के भेद को देखा। मैं इसका सारांश बता दूं तो छहों लक्षणाओं में आप देख लीजिए, उपादान लक्षणा के दो प्रकार, मैं आपको फिर से देख लीजिए सारांश। उपादान लक्षणा की ये दो प्रकार, सारोपा उपादान लक्षणा, साध्यवसाना उदान लक्षणा, ठीक है। उपादान लक्षणा वही होती है जहां पर स्वसिद्धये पराक्षेप, अपनी सिद्धि के लिए पराक्षेप। उन्होंने क्या कहा है, अर्पण, इन्होंने क्या कहा है, नहीं, उन्होंने क्या कहा है, इतराक्षेप, क्या कहते हैं, मुख्यार्थस्येतराक्षेप वाक्यार्थेन्वय सिद्धये। एक बार पढ़ाने के बाद भी भूल जाए तो फिर दिमाग थोड़े ना है। मुख्यार्थस्येतराक्षेप वाक्यार्थेन्वय सिद्धये स्यादात्मनोप्युपादाना देशोपादान रक्षणा, ठीक है। तो अपने आप का भी उपादान करने के कारण वह उपादान लक्षण है। मुख्य अर्थ अपने अन्य अर्थ का आक्षेप कर ले, अन्य अर्थ का आक्षेप कर ले, भुला लाए और अपने आप को भी रख ले, वहां उपादान लक्षण। देख लीजिए, कुंता पुरुषा प्रविशंति कहिए, कुंता पुरुषा, यहां कुंतधारी यह एक अर्थ आ जा रहा है, पर कुंत भी रह रहा है, पुरुष भी रह रहा है। यहां कुंता प्रविशंति में कुंतधारी, धारी भी आ रहे हैं, पुरुष भी आ रहे हैं,
पर कुंत भी रह रहा है ना। तो ये दोनों जगहों पर यह मुख्य अर्थ ने इतर अर्थ को लेकर आया, मुख्य अर्थ इतर अर्थ को लेकर आया और अपने आप को भी पकड़ कर रखा। तो यही उपादान लक्षणा है। लक्षण लक्षणा वह होती है जहां यह मुख्य अर्थ अपने अर्थ को छोड़कर किसी दूसरे पर समर्पण हो जाए। गंगायाम घोषा भी इसी तरह का उदाहरण। गंगायाम घोषा वह कैसा है, साध्यवसाना है, साध्यवसाना लक्षण लक्षणा है, ठीक है। तो क्योंकि दो चीजें नहीं कही गई, गंगायाम कैसी गंगा वो भी नहीं कही, दो विशेष विशेषण, जैसे प्रथमांत तो दो शब्द दिखाई पड़ जाए, जैसे कुंता पुरुषा आयु घृतम गौ वाहिका, प्रथमा विभक्ति वाले दो शब्द एक साथ दिखाई पड़े। वहां दो चीजें हैं, एक आरोप्यमान विषय है, एक आरोप्यमान विषय है और जिस पर आरोप हो रहा है वो विषयी है। ये दोनों चीजें जहां रहती वहां ऐसा होता है। जहां दोनों में से कोई एक है वहां क्या होता है, सारोप साध्यवसाना, ठीक है। दोनों बातें हो जाएंगी। और गौणी के बारे में हमने बताया ही, जहां सादृश्य संबंध से रहे, मुख्य अर्थ का बाध होने पर सादृश्य संबंध से कोई अर्थ अन्य लेना पड़े, वहां गौणी होती है, ठीक है। तो इस तरह से हमने सारोपा साध्यवसाना शुद्धा के भी भेद देखे। सारोपा साध्यवसाना जो शुद्धा के चार भेद, मतलब उपादान और लक्षण के दो है, और गौणी के जो दो भेद हैं उनको भी देखा। इसके बाद साहित्य दर्पण के अनुसार जो लक्षणा के भेद कुल हो जाते हैं 80, कैसे होते हैं ये बताएंगे। 80 के उदाहरण तो आपको समझाने नहीं जाएंगे, पर आप समझ जाएंगे ऐसा बना देंगे। आप 80 का उदाहरण पढ़ेंगे, अपने आप समझ जाएंगे, ऐसा बन जाएंगे। अब देखिए यहां पर आगे क्या कह रहे हैं, यहां देखिएगा, ये देखिए ऊपर यहां तक लक्षण लक्षणा तक समझ के गए थे ना। अब कहां सारोपा होता है, कहां साध्यवसाना होता है, ये भी इन्होंने बताया है। आरोपाध्यवसानाभ्याम प्रत्येकम ता अपि द्विधा, वो सारी लक्षणाएं आरोप और अध्यवसान से दो प्रकार की होती है। हमने बताया सारोपा साध्यवसाना सभी होती है। अब कहां सारोपा होता है, विषयस्य अनिगीर्णस्य, विषय यदि निगला नहीं गया है, मतलब विषय भी निगीर्ण नहीं हुआ है, विषय निगला नहीं गया है, और अन्य तादात्म्य प्रतीतिकृत, अन्य भी आ रहा है, विषय भी आ रहा है, अन्य भी यानी विषयी भी और विषय भी दोनों जहां रह रहा है वहां सारोपा स्यात्, वहां सारोपा होता है। और अगर विषय निगीर्ण हो गया, मतलब विषय को निगल लिया गया, केवल विषयी बचा, तो सास्यात् साध्यवसानी का, तो वहां साध्यवसानी का होता है। वही बात इन्होंने भी कहा, शब्द बदल दिए, है ना। तो इसके बाद का जो साहित्य दर्पण में है अन्य बातें, उसको हम अग्रिम पाठ में देखेंगे। इसमें देख लीजिए, इसके बाद और कुछ नहीं है, इस पेज में इसके बाद और कुछ नहीं है, इसको और अग्रिम पाठ में देखेंगे। बाकी साहित्य दर्पण के हिसाब से जो किस तरह से इसको कंपेयर कर देंगे कि किस तरह से 6 प्रकार, आप 6 प्रकारों के उदाहरणों को जरूर ध्यान रखिएगा, 6 प्रकार के उदाहरणों को बुद्धिस्ट करके रखिएगा, कौन सा किस प्रकार का है। अब आप केवल हो सकता है सारोपा दे दे, सारोपा उपादान ना दे, खाली सारोपा लक्षणा का यह भेद है, तो भी तो आप पहचान पाएंगे कि दोनों बातें हैं, सारोपा है। हो सकता है केवल साध्यवसाना दे दे तो एक ही बात है, यानी साध्यवसाना है, या केवल सारोपा साध्यवसाना ना दे करके उपादान लक्षणा है यहां पर, या लक्षण लक्षणा है, ऐसा पूछ लिया जाए। ये शुद्धा या गौणी, ऐसा कुछ, ऐसा अलग अलग ढंग से पूछा जा सकता है। सारे उदाहरणों को आप व्यवस्थित समझ लीजिएगा, कहां शुद्धा होती है, कहां गौणी होती है, कहां सारोपा होती है, कहां शुद्धा साध्यवसाना होती है, कहां उपादान लक्षणा होती है, कहां लक्षण लक्षणा होती है। 6 प्रकार आप शायद समझ गए होंगे, ठीक है। तो आशा करता हूं ये पाठ भले बड़ा हो गया पर आप सबको आसान लगा होगा। इसके बाद हम फिर अग्रिम पाठ में मिलेंगे, तो साहित्य दर्पण के अनुसार भी लक्षणा को विस्तृत समझेंगे, ठीक है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय।